काल ज्ञानम गृह अधीनम जगत सर्वदा। लेकिन इतने ग्रहों के उपाय करते हैं लोग, लेकिन कोई फल तो मिलता ही नहीं है उनको। जहाँ तक सुना है, वैदिक ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, पाराशरी ज्योतिष, ये तीनों चीज ज्योतिष जो है अलग अलग हैं, और इनको इंटरलिंक कैसे कर सकते हैं अपन। तो आगे आने वाले साल में ऐसी कौन सी राशि आप कहना चाहेंगे कि जो सबसे अच्छा फल देगी जातक को। गृह अधीनम जगत सर्वम गृह अधीनम नरावरा काल ज्ञानम गृह अधीनम जगत सर्वदा। पहले ही श्लोक में आप देखिए ज्योतिष की पूरी पूरी ताकत को बताया गया है कि कैसे ग्रह आपके जीवन के छोटे और बड़े सारे पहलुओं को कंट्रोल करते हैं। ग्रह ही आपको प्रभाव देते हैं, ग्रह ही आपके भविष्य, भूतकाल, प्रेजेंट सबका जो लेखा जोखा है, सबका जो इफेक्ट है वो ग्रहों से ही आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इतने ग्रहों के उपाय करते हैं लोग, लेकिन कोई फल तो मिलता ही नहीं है उनको। विडंबना है, कितने काल सर्प दोषों में कितने रुपए खर्च होते हैं, चाहे आप मांगलिक दोष कह लीजिए, काल सर्प दोष कह लीजिए। ज्योतिषों की तो आप कहिए ये सबसे अच्छे मेन हॉट टॉपिक्स हैं, ये हॉट स्पॉट हैं, चाहे वो काल सर्प दोष हो, चाहे वो शनि साढ़े साथी शनि ढैया हो। क्यों इफेक्ट नहीं आ पाता है, इसको आपको भी यही सोचना चाहिए जनरल पब्लिक होके और एक एस्ट्रोलॉजर होके कि क्यों इतने हम उपाय बताते हैं बट उनका रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि हम ज्योतिष को एक बड़े सब्जेक्ट की तरह नहीं लेते हैं। हम ज्योतिष को बस उठाया, क्या जीवन में हो रहा है, और बस हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ज्योतिष जो है वो वेदांगों से निकला हुआ है। छठा जो वेदांग है ज्योतिष को वेदों की आत्मा और वेदों की आंखें कहा गया है। लेकिन जैसे आपने बताया वेदों की आत्मा कहा गया है। ज्योतिष, जहाँ तक सुना है, वैदिक ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, पाराशरी ज्योतिष, ये तीनों चीज ज्योतिष जो है अलग अलग हैं, और इनको इंटरलिंक कैसे कर सकते हैं अपन। इनको इंटरलिंक करना बहुत आवश्यक है। अगर आप इन्हें इंटरलिंक नहीं करेंगे तो आप उस राइट सॉल्यूशन पे नहीं आ सकते। क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अंदर कोई चीज़ें हैं जिसमें पाराशरी ज्योतिष जो है वो वैदिक ज्योतिष ही है, मतलब वैदिक ज्योतिष के अंदर ही ये सारे सेक्ट हैं। पाराशरी ज्योतिष मेन ज्योतिष का प्रकार है। उसके बाद आते हैं हम जैमिनी ज्योतिष की तरफ। अगर आप इनको टाइमलाइन में देखेंगे तो महर्षि पाराशर से शुरू होती है पाराशरी ज्योतिष, उसके बाद उनके पुत्र आके लिखते हैं महाभारत के ग्रंथ को, और उन्हीं के जो शिष्य होते हैं वो होते हैं जैमिनी। तो वो उसको और रिफाइंड कर देते हैं। कई कई जैमिनी ज्योतिष के जो सूत्र हैं वो आपको BPHS बृहत पाराशर होरा शास्त्र में भी मिल जाएंगे। कैसे प्राणपद लग्न को निकाला जाता है, कैसे उससे बहुत चार्ट को रेक्टिफाई किया जाता है, तो ये बातें हैं। लेकिन अभी अगर आप देखिए, अभी जो हाल में संसद में जो इवेंट हुआ, इसको अगर आप देखेंगे तो शनि जो है वो संसद के, पार्लियामेंट के, डेमोक्रेसी के कारक हैं। केतु गोचर में शनि से षडाष्टक चल रहे हैं, केतु कन्या राशि में चल रहे हैं, वो मंगल के ही रूप हैं। कुजवत केतु शनिवत राहु, तो केतु मंगल के रूप हैं और वो शनि से षडाष्टक चल रहे हैं। केतु या मंगल जिस भी ग्रह, जिस भी राशि से छठे चलते हैं, वो उस ग्रह, उस राशि की कमियों को उजागर करते हैं। शनि की वो कमियों को उजागर करेंगे। अब आप पूछेंगे केतु की डिग्री तो 26-27 है, शनि की डिग्री 5-6-7 है, तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक कैसे होते हैं। जैमिनी ज्योतिष में जब हम कारक ढूंढते हैं तो राहु भी कारक बन जाता है, जो 9 कारक स्कीम है, जो 8 कारक स्कीम है। जैसे आपने भैया अभी राहु की बात करी, बट राहु की तो कोई राशि नहीं होती। नहीं, राहु कारक बन जाता है, लेकिन राहु को आप कारक जब बना सकते हैं जब आप 30 डिग्री में से उसकी डिग्रीज को माइनस करेंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री का राहु आत्मकारक बन सकता है, 1 डिग्री का राहु भी आत्मकारक बन सकता है, और ग्रहों की डिग्री भी इंपॉर्टेंट रहती है। बट राहु की डिग्री के लिए हमें उसे 30 में से घटाना होता है, क्योंकि वो वक्री चल रहा है, वो उल्टा चल रहा है। अगर आप आज ही गोचर में केतु की डिग्रीज को 30 में से घटाएंगे तो उसकी डिग्री शनि के लगभग लगभग इक्वल है, और आने वाले टाइम में भी वो इक्वल होंगी। तो ऐसी ही व्यवस्थाएं आगे भी देखी जा सकती हैं। संसद के रिगार्डिंग हो, चाहे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के प्रति प्रोटेस्ट करने लग जाए, मतलब जो वीकनेस है पूरे उस स्ट्रक्चर की, वो सामने आ सकती है। तो जो बेसिक परिवर्तन होते हैं, अगर आप उन्हें समझना है, तो वही आपका जो पॉइंट था कि कैसे सारी ज्योतिषों को इंटरलिंक किया जाए, ताजिक ज्योतिष को कैसे जोड़ा जाए। अभी हम अगर चर्चा करें आने वाले न्यू ईयर की, नए साल की, तो वहाँ ताजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वर्षफल कुंडली की जो गणना है वो ताजिक से की जाती है। नहीं भैया, आपने अभी बोला जैसे ताजिक ज्योतिष आगे आने वाले साल में बहुत बड़ी गणना करेगी, तो आगे आने वाले साल में ऐसी कौन सी राशि आप कहना चाहेंगे कि जो सबसे अच्छा फल देगी जातक को। देखिए, अगर हम राशियों की बात करें तो राशि कौन सी होगी जो सबसे ज़्यादा फल देगी, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगी, इसको वापस से अगर हम समझें तो वैदिक ज्योतिष के अंदर जो नए साल की जो परंपरा है कि कब आपका नया साल शुरू होगा, ऐसा नहीं है 2024 आते ही सबके जीवन में वो बड़े परिवर्तन आ जाए। ये लॉजिकल भी बात है। और
ताजिक के अंदर एक नियम है कि जैसे ही सूर्य आपके सूर्य के ऊपर से गोचर करे डिग्री वाइज, वहीं से आपका नया साल शुरू हो जाता है। अभी मैंने कुछ समय पहले एक वर्षफल कुंडली की घटना करी थी, उनको मैंने ताजिक से चीज़ें बताई और वो अचंभित हो गए ताजिक के बारे में जान के, और वो रिजल्ट भी ऐसे थे कि बिल्कुल ही जीवन पे आते हुए। अब ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों ऐसा हो जाता है कि एक जगह से जो रिजल्ट हैं वो पूरे पूरे आ रहे हैं और दूसरी जगह से वो नहीं आते हुए दिखाई देते। जब आप ताजिक को देखेंगे, जैसे ही सूर्य आपके सूर्य के ऊपर गोचर करेगा उसी दिन तो आपका बर्थडे होता है, जो हम बर्थडे मनाते हैं जिस दिन जन्म हुआ। सूर्य ने आपके सूर्य को डिग्री वाइज कब छुआ, कब वो उसके ऊपर से गोचर करा। 2024 में कुछ राशियां हैं जो गोचर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ताजिक से आपको अपने चार्ट को देखना चाहिए, अपने वर्ष फल को देखना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे इस वर्ष मेरे लिए। कहाँ है मुंथा, कहाँ है मुद्दा, कहाँ हैं दशाएं, किस तरह चल रही है मुद्दा दशाएं, और काफ़ी नियम है, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, उन्हें हम अगले सेशंस में कभी समझेंगे। बट अगर आप बेसिक लेमैन टर्म्स में बात करें तो आने वाले ईयर में जो कुंभ राशि है उसकी जो ताकत है वो सबसे ज़्यादा है। शनि इस समय चल रहे हैं कुंभ राशि के अंदर ही, आने वाला समय शनि का ही है। न्यूमरोलॉजी में आप जानते हो 8 नंबर आ रहा है, शनि का नंबर है वो। और शनि की जो ताकत है कुंभ राशि के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि में, उसके अराउंड भी कोई और ग्रह नहीं है इस समय। उसकी ताकत इस ऊंचाई की ताकत। आगे आने वाले टाइम में भैया एक गोचर भी होने वाला है, शनि राहु गुरु इन तीनों का। नहीं, गोचर में तो देखिए इनमें परिवर्तन आते ही रहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण गोचर क्या होगा कि शनि राहु और गुरु के नक्षत्रों को एक दूसरे से जोड़ेंगे। शनि गुरु के नक्षत्र से वापस गोचर करेंगे राहु के नक्षत्र में, वक्री होंगे 30 जून को, और वो गुरु के नक्षत्र को राहु के नक्षत्र शतभिषा से जोड़ेंगे। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। अदरवाइज क्या बहुत बड़े राशि परिवर्तन हो रहे हैं, तो राशियों में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, नक्षत्रों में ही बदलाव हो रहा है। लेकिन राहु और शनि की एक महत्वपूर्ण युति बनेगी आने वाले टाइम में। कुंभ राशि जो है वो सबसे ताकतवर, आप कह लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल राशि के रूप में उभर के आएगी। हो सकता है आपको कुंभ राशि है तो आपको शनि 7.5 हो, उससे आप प्रभावित हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ राशि के डोमिनेंस की। तो आपकी कुंडली में आपको देखना चाहिए कि कुंभ राशि कहाँ पे आ रही है। मेरे चौथे भाव में है तो मैं मेरी चौथे भाव को इग्नोर नहीं कर सकता। आप बिजनेस की सोचिए, जॉब की सोचिए, और चौथे भाव को देखिए कि किस तरह का कनेक्ट बनाता है वो मेरे बिजनेस के भाव से और मेरे जॉब के भाव से। मैरिज के भाव से अगर आप देखेंगे सप्तम भाव से, तो 4th हाउस जो है चौथा भाव वो दशम आ जाता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर को आने वाले टाइम में कैरियर रिगार्डिंग कोई बड़े बदलाव हो जाए। तो इस तरह से आप हाउसेस को इंटरलिंक कर सकते हैं। आपको ये जानना होगा कौन सी राशि इस समय बहुत मजबूत है गोचर में, और उस राशि के अनुरूप आपको परिवर्तन अपने जीवन के अंदर करने होंगे। जैसे ही आप इस छोटी सी बारीक सी बात को समझ जाते हैं, आप अपने आप को बेटर स्थिति में पाते हैं कि अच्छा ये राशि जो है ये फार बेटर स्थिति में आ रही है आने वाले टाइम में। अब मुझे इस राशि के अराउंड अपने जीवन को ढाल लेना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि मजबूत है। हो सकता है आपकी कुंडली में भी तो कुंभ राशि होगी, कहीं आपके दशम भाव में है मान लीजिए, तो कैरियर में आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी चाहिए। अगर आपके 11वें भाव में है तो बिजनेस के रिगार्डिंग कोई बड़ी संभावनाएं आने वाले टाइम में बन सकती है। आपके पंचम भाव में है तो एजुकेशन को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। पंचम भाव जो है वो कैरियर से अष्टम भी होता है, दशम भाव से वो अष्टम भी होता है। तो वो कैरियर की आयु दिखाता है कि ये कैरियर कितना चलेगा, इसमें कहीं टर्मिनेशन तो नहीं हो जाएगा, इसमें कहीं छोड़ना तो नहीं पड़ जाएगा बीच में। और सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि साहब मैंने तो एजुकेशन प्राप्त कर ली है, मैं कैरियर में कैसे जाऊं। तो दशम भाव और पंचम भाव का ब्रिज बनना चाहिए। पंचम भाव आपकी एजुकेशन है, दशम भाव आपका कैरियर। तो मोटा मोटा अगर कहें तो कुंभ राशि सेंटर स्टेज पे आएगी। वृश्चिक राशि में बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि शनि भी वृश्चिक को देखेंगे, गुरु 1 मई को गोचर करेंगे, उसके बाद वो वृश्चिक राशि को देखेंगे, और राहु भी वृश्चिक राशि को देखेंगे, क्योंकि वो मीन राशि में है, उनका अपना तत्व है वाटर एलिमेंट। तो वृश्चिक राशि आपके चार्ट में जहाँ पे भी है बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाइए उस एरिया के बारे में। उस एरिया में बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि एक दिन गुरु की एनर्जी, दूसरे दिन शनि की एनर्जी। तो और अगर आपके ही क्वेश्चन को और बड़ा करूँ तो जैसा आपका क्वेश्चन था कैसा होगा, शनि कर्म कारक का गोचर, गुरु भाग्य के स्वामी का गोचर, और राहु केतु कार्मिक ग्रहों का गोचर। तो देखिए शनि को गुरु के बिना और गुरु को शनि के बिना समझा ही नहीं जा सकता। अगर आप इनकी राशियों को देखें, मैं तो राशियों से ही बात कर लेता हूँ, धनु, मकर, कुंभ और मीन। बाहर गुरु की राशियां, अंदर शनि की राशियां। कर्म के बिना भाग्य और भाग्य के बिना कर्म अधूरा। दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। इसी से निकल के आता है डबल ट्रांजिट थ्योरी। और डबल ट्रांजिट थ्योरी में क्या होता है कि गुरु और शनि जिस राशि को देख ले, जिस भाव के स्वामी को देख ले, वो एक्टिवेट होगा ही होगा।
मान लीजिए आपके पंचम भाव को देख लिया, तो एजुकेशन वो एक्टिवेट करेंगे ही करेंगे, वो इमोशनल बैलेंस को परिवर्तित करेंगे ही करेंगे। अगर आपके पंचम भाव के स्वामी को देख लिया तो भी उसके ही जैसे परिवर्तन आएंगे। लेकिन इसमें एक छुपा हुआ रहस्य ये है कि भाव का जो स्वामी होता है उसके स्वयं के भी कुछ ना कुछ तत्व होते हैं। मान लीजिए सूर्य है, वो पिता का भी कारक है, वो चाचा पक्ष का भी कारक हो जाता है। चंद्रमा है, वो माता मदर का पक्ष भी के कारक हो जाता है। तो जैसे ही ये दोनों एक ग्रह को देखते हैं, उस ग्रह के तत्वों को भी वो एनर्जाइज कर देते हैं। मान लीजिए मेरे चंद्रमा को अगर गुरु और शनि देखते हैं आने वाले साल में, तो मदर से जुड़ी हुई कोई ना कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन जीवन में आएगा। मदर सेंटर स्टेज पे आ जाएंगी, वो डिसीजंस को लेंगी जीवन में। इस तरह से वो जीवन को आपको प्रभावित करता है। तो इसके बारे में बहुत विस्तृत विवेचना होनी चाहिए कैसे ये हमें प्रभावित करेंगे। लेकिन मैं यहाँ अगर छोटी सी बात कहूँ तो वो ये है कि गुरु अब मेष राशि से बाहर आ रहे हैं 1 मई को। गुरु जैसे ही मेष से बाहर निकलेंगे, मीन राशि के लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसी घटना है कि गुरु का मीन राशि न तो वो देख रहे हैं न उसको कुछ प्रभाव दे रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा, एक छुपा हुआ रहस्य है, छुपा हुआ एक श्लोक है, छुपा हुआ एक स्रोत है कि चर राशि का गुरु अपने से 12वें भाव का नुकसान करता है। कर्क में भी वो उच्च के होते हैं और चर राशि में ही नीच के होते हैं। गुरु का चर राशियों से विशेष संबंध है और गुरु की कोई भी राशि चर नहीं है। उसकी एक राशि भी द्वि स्वभाव, दूसरी भी द्वि स्वभाव है। और आने वाले समय में गुरु स्थिर राशि में जा रहे हैं, वृषभ राशि में जा रहे हैं 1 मई को। तो फाइनेंस के लिए बेटर है आने वाला टाइम, सिक्योरिटी के लिए बेटर है, स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ मीन राशि पे से प्रेशर जा रहा है। आप ये देखिए कि मेरे कुंडली के अंदर मीन राशि बैठी कहाँ हुई है। इस साल मैंने उस राशि के अराउंड बहुत ज़्यादा प्रेशर झेले। मीन राशि मेरे 10वें भाव में, मैंने कैरियर में बहुत परेशानियाँ झेली। मीन राशि मेरे 7वें भाव में है, मैरिज रिलेटेड, पार्टनरशिप रिलेटेड मैंने बहुत परेशानियाँ झेली। तो आपको चीज़ों को गहराई से और घुमा घुमा के देखना होता है, क्योंकि कई श्लोक ऐसे होते हैं। मैंने एक कुंडली देखी थी, आज भी मुझे याद है। 7वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा है, मैरिज के बाद भाग्य उदय होगा। इस तरह की एक भविष्यवाणी करी गई थी किसी पंडित के द्वारा कि मैरिज के बाद भाग्य उदय होगा। लॉजिकल भी सही है कि 7वां भाव है और 9वां भाव भाग्य का है, तो मैरिज के बाद कुछ होना चाहिए। अब वहाँ होता उल्टा है, वो मैरिज टिक ही नहीं पाती है। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, कोई भी राशि का स्वामी अगर अपने से तीसरा चला गया तो वो उस राशि को नुकसान पहुंचाए बिना नहीं रहता। ये अष्टम से अष्टम का एक प्रिंसिपल है, इसको हम कभी और आगे समझेंगे। लेकिन अगर मोटी मोटी रूपरेखा समझी जाए तो पाराशरी ज्योतिष को हमें और ज्योतिषों से जोड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए गुरु का गोचर है, गुरु अगर आपके आत्मकारक के ऊपर से गोचर कर रहे हैं आने वाले टाइम में, तो अब आप सोचिए उस गोचर की ताकत। आत्मकारक मतलब फिजिकल वर्क, वो आपको इंडिकेट करती है, आपके पूरे जीवन को एनर्जाइज कर देंगे। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका आत्मकारक मीन राशि में ही बैठा है, तो गुरु ने आपको 2023 में बिल्कुल डिमोलिश कर दिया होगा या फिर परेशान करा होगा। आप ये कह सकते हैं आप परेशान करा होगा, क्योंकि और भी बहुत चीज़ें होती हैं, दशाएं भी हैं, सब चीज़ों को आपको उनका इम्पोर्टेंस देना होगा। लेकिन ये पक्का इंडिकेटिव है कि आने वाले टाइम के अंदर गुरु की राशियाँ सुरक्षित भी हैं। और गुरु देखेंगे कन्या को, वृश्चिक को और मकर राशि को। कैरियर में एक से अधिक कैरियर, 2 जॉब एक साथ, कैरियर में जॉब प्लस बिजनेस, कुछ ना कुछ चीज़ों में तालमेल करना, उसमें एक्सपेंशन आपको मिलेगा। वृश्चिक राशि छुपे हुए रहस्यों की राशि, आपका इंटरेस्ट होगा मैं मिस्टिकल चीज़ों को सीखूं, मैं न्यूमरोलॉजी सीखूं, मैं एस्ट्रोलॉजी सीखूं, मैं पामिस्ट्री सीखूं। और इसी के साथ साथ कन्या राशि लोन की राशि, डेट की राशि। तो हमें इन चीज़ों में सावधान रहना चाहिए, लोन लेने में, डेट लेने में, मॉर्गेज में। हेल्थ रिगार्डिंग भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमको 4 तो ग्रहणी देखने को मिलेंगे। गुरु का भी परिवर्तन होगा, शनि भी 2 विपरीत तत्वों को जोड़ेंगे, एक लाइट है एक डार्कनेस है। जब ये दोनों एक साथ जुड़ती हैं तो जीवन में बड़े उथल पुथल आ जाते हैं। छिद्र दशाओं का आपने नाम सुना होगा। जब भी राहु के बाद गुरु की दशा आती है, मैं सब दशाओं की भी बात कर रहा हूँ, मैं महादशा की भी बात कर रहा हूँ, वो जीवन में इतने बड़े परिवर्तन लाती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये वो जो छुपी हुई चीज़ें हैं जिनको हम धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। बट किसी भी राशि को यूँ कह देना कि हाँ यही राशि सबसे महत्वपूर्ण होगी, ऐसा गलत है। ये राशियाँ महत्वपूर्ण हैं कि आप अपने कुंडली को देखिए कि ये किस भाव के अंदर है, कौन सा भाव है जो आने वाले समय में प्रभावित होगा, अच्छा या बुरा, उच्च या नीच, किस तरह से। आप मोटे मोटे तौर पे भैया क्या कहना चाहेंगे? फाइनेंस के बारे में आप कह ही चुके हैं, आगे आने वाले साल में क्या होने वाला है,
लेकिन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के जीवन में क्या बदलाव आएंगे? देखिए, गुरु जो है वो कन्या राशि को देख रहे हैं और कन्या के साथ साथ वो मकर को भी देख रहे हैं। मकर जो है वो आपके भाग्य की आपके वर्क की राशि है, आपके कर्म की राशि है। कर्म की मूल राशि मकर है और एग्ज़ाम को क्लियर करने की मूल राशि कन्या है। तो वो लोग जो एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, वो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, उसको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि हाँ, ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम निकल जाए कैसे भी, उनके लिए आने वाला टाइम है। शनि मूल रूप से मजबूत हो रहे हैं। मैं कहूँगा, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने बहुत ज़्यादा डिले फेस करा है, जिसने बहुत ज़्यादा अनजस्टिस फेस करी है, तो आने वाला टाइम आपका, वो न्याय आपको मिलेगा, वो प्रभाव आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं जीवन के अंदर पॉजिटिव बदलाव जो है वो आने वाले टाइम में दिखाई देंगे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ मंत्र हैं, कुछ कुछ आपका ये पूजा पद्धतियां हैं जो आपको अपनानी चाहिए। शनि के लिए आप जानते हैं, शनि को बिन सर झुकाए आप आने वाले टाइम में उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। तो शनि के लिए तो शनि नीलकंठ स्तोत्र जो होता है दशरथ कृत, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो आप निश्चित करिएगा। और कैसे किया जाए, क्या पद्धति होंगी, क्या हमारे इष्ट देवों की पोजीशन है, जैमिनी से इष्ट देव, पाराशरी सिस्टम से इष्ट देव, उनको हम समझेंगे आने वाले सेशन में। उसके लिए हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता हो, अगर आपको इस तरह से कंटेंट देखना अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आने वाले पॉडकास्ट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। उसमें हम चर्चा करेंगे शनि के ऊपर, गुरु के ऊपर, राहु केतु के ऊपर, और मेन जो थीम रहेगा वो रहेगा ज्योतिष को समझना, बारीक लेवल से उच्च लेवल। तो वैदिक ज्योतिष से अगर आप कनेक्ट महसूस करते हैं तो ये चैनल, ये डेस्टिनेशन केवल और केवल आपके लिए। तो बने रहिए। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप ड्रॉप कर दीजिएगा। कुछ कुछ कमेंट्स को आने वाले टाइम में हम उठाएंगे, उनके ऊपर चर्चा भी करेंगे। चाहे वो कुंडली का हो तो कुंडली के ऊपर भी हो सकता है, हम लाइव सेशन के अंदर डिस्कशंस करें। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मिलेंगे वापस से आने वाले सेशन में। तो बने रहिएगा। धन्यवाद।